सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज आपके काव्य में आपका तीसरा पाठ पथिक जो छायावादी कवि रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है। इस पथिक पाठ का थोड़ा सा आपको मैं सार बताती हूँ। यह पथिक पाठ रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी कविता, यह प्रकृति सौंदर्य की रचना है। यहाँ पर कवि समुद्र और आकाश के बीच चमकते सूरज और रंग बिरंगे बादलों को देखकर बड़े मुग्ध हो रहे हैं और वह मन ही मन वह सोच रहे हैं कि प्रकृति के विभिन्न उपादानों के बीच इस मधुर प्रेम कथा का गान वह हमेशा करते रहें और लोगों को कविता बनाकर इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने पर और महसूस करने पर मजबूर करें। वह कहते हैं कि प्रकृति का यह सौंदर्य अत्यंत पवित्र, सुंदर, शांतिदायक और आनंदप्रद है। तो बच्चों, अब पहले आते हैं हम यहाँ पर आपके पहले इसमें छंद में पहले पद में हम आते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले शब्द अर्थ आपका है यहाँ पर प्रतिक्षण। प्रतिक्षण का अर्थ है हर पल। फिर है नूतन, नूतन का अर्थ है नया। वेश का अर्थ आपका वेशभूषा से है। निराला अनोखा। वारिदमाला, यहाँ पर वारिदमाला बादलों के समूह को कहा गया, मेघमाला को कहा गया। और फिर है आपका घन, घन अर्थात बादल। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति में जो समय पल पल बदल रहा है, प्रतिक्षण हर पल नया नया नूतन वेश बनाकर, हर पल नया वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, अनोखा और रंग बिरंगा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे कवि खड़े हैं, सामने सूर्योदय हो रहा है और उस सौंदर्य, सूर्योदय के सौंदर्य को देखकर वह कह रहे हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, हर पल नया रंग बिरंगा अनोखा वेश बनाकर रवि सूर्य के सामने थिरक रही है, नृत्य कर रही है। नभ में, आसमान में वारिदमाला अर्थात बादलों का समूह पल पल अपना नया वेश बनाकर, रंग बिरंगा अनोखा वेश बनाकर सूर्य के सामने ऐसा लग रहा है कि मानो बादलों का समूह उसे रिझाने के लिए उसके आगे आकर नृत्य कर रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। कहते हैं कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ वहाँ पर मेरे सामने नीचे तो सुंदर नीले रंग का समुद्र है और ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो नीले रंग का आसमान है, स्वच्छ आसमान है। घन पर बैठ, बादलों पर बैठकर बीच में विचरूं, इस समुद्र और आसमान के बीच में मैं घूमूं, यही मेरी इच्छा हो रही है। एक बार और देखिएगा बच्चों, कवि कह रहे हैं कि बादलों का समूह पल पल में अपना नया रंग बिरंगा वेश बना रहा है। अर्थात बादल कभी काले रंग के हैं, कभी नीले, कभी स्लेटी रंग के हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मानवीकरण किया है। एक बादलों को एक स्त्री के रूप में दिखाया है और रवि अर्थात सूर्य को एक पुरुष के रूप में उन्होंने दिखाया है। कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंग बिरंगे बादलों का समूह पल पल में अपना नया नया वेश बनाकर सूर्य के सामने नृत्य करने आ रहा है। मेरे सामने नीचे नीला समुद्र है और अगर मैं ऊपर की ओर देखता हूँ तो नीले रंग का स्वच्छ आसमान है। इस खूबसूरत दृश्य को देखकर मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अब इन रंग बिरंगे बादलों पर के बीच बैठ जाऊँ और इनमें बैठकर मैं प्रकृति के इस सौंदर्य के दर्शन करूँ। तो अब यहाँ पर इसके बाद हम आते हैं प्राकृतिक या इसके काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य
इसमें पहले आपका आता है भाव। भाव सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण है। बादलों का नित नए रूप में सूर्य के सम्मुख नृत्य करना बड़ी मनोरम कल्पना है। और शिल्प सौंदर्य है, संस्कृत निष्ठ मधुर भाषा है। संस्कृत के शब्द हैं लेकिन बड़े सरल और मधुर लगने वाले। सूर्य को पुरुष में और मेघमाला बादलों के समूह को स्त्री के रूप में इनकी कल्पना की गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, यानी प्रकृति के उपादान हैं सूर्य और बादल, मेघमाला, बादलों का समूह। इन प्रकृति के उपादानों को यहाँ पर मनुष्य के रूप में चित्रित किया है, पुरुष और स्त्री के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। नीचे नील और बैठ बीच, इन शब्दों में नौवर्ण और बौवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगले पद में। दूसरा पद है आपका, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। कह रहे हैं कि मैं जिस स्थान पर हूँ मेरे वहाँ पर रत्नाकर अर्थात समुद्र, रत्नों की आकर, रत्नों की खान अर्थात समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची। मलयानिल, मलय धन अनिल, मलय पर्वत से उठने वाली सुगंधित हवा को मलयानिल कहा गया है। महिमामय, महिमामय अर्थात गौरवशाली। तो यहाँ पर अब आते हैं इसके भावार्थ में। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। कवि कह रहे हैं कि मेरे सामने रत्नों की खान समुद्र बड़ी भयंकर गर्जना कर रहा है और मलय अनिल, मलय पर्वत से आने वाली बड़ी सुगंधित हवा, अर्थात सुबह का समय है, स्वच्छ हवा है। तो मलय पर्वत से हवा इसलिए कहा गया है यहाँ पर बच्चों कि मलय पर्वत में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो उन जड़ी बूटियों की सुगंध से, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से एक समान सुगंध, अलग अलग प्रकार की बड़ी अच्छी खुशबू जो है, कवि की कल्पना है कि मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूँ, भयंकर समुद्र गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली अर्थात बड़ी सुगंधित हवा बह रही है। और इस दृश्य को देखकर वह अपने प्रिय को संबोधित कर रहे हैं कि यह दृश्य मेरे हृदय में एक बड़ा हौसला भर रहा है। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं और भी कुछ प्रकृति के विषय में लिखूं। मेरे हृदय में मुझे बड़ा हौसला मिल रहा है, या ये हौसला किसी भी रूप में परेशानियों को सहन करने के लिए या कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो हौसला है, कवि कह रहे हैं कि समुद्र की गर्जना और मलय पर्वत से आने वाली बड़ी सुगंधित हवा, ये दोनों मिलकर मेरे हृदय में बड़ा अच्छा हौसला भर रहे हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के, मुझे हौसला क्या हो रहा है यहाँ पर, उनको क्या हौसला हो रहा है कि विशाल, बड़े, विस्तृत, बहुत दूर तक फैले हुए महिमाशाली इस समुद्र के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कह रहे हैं कि समुद्र गर्जना कर रहा है और बड़ी सुगंधित हवा बह रही है। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिय, मेरे मन में हौसला हो रहा है, मुझे यह अच्छा सा दृश्य मुझे मेरे मन में बड़ा हौसला दे रहा है कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इस महिमाशाली रत्नाकर के घर के कोने कोने में जाऊं। मैं अर्थात मैं इस समुद्र के अंदर जाना चाहता हूँ, लहरों पर बैठकर, यही उठती गिरती लहरों पर बैठकर मैं समुद्र के कोने कोने में जाना चाहता हूँ और इसकी महिमा को और अधिक देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब हम आते हैं इसके काव्य सौंदर्य में। तो देखिए, काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य है पहले। भाव सौंदर्य में थोड़ा
एक ओर समुद्र गर्जना कर रहा है और दूसरी ओर सुगंधित हवा का वर्णन होने से विरोधाभासी सौंदर्य चित्रण किया गया है। समुद्र भी गर्जना कर रहा है, इसलिए विरोधाभास कहा गया है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि समुद्र की गर्जना मनुष्य के मन में आमतौर पर डर पैदा करती है और उस डर भय के बीच में यदि हम खड़े होते हैं तो हमें कोई अच्छी आवाज़ या अच्छी सुगंध महसूस नहीं होती। लेकिन कवि की कल्पना है, कवि कह रहे हैं कि समुद्र की गर्जना भी अच्छी है और सुगंधित हवा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विरोधाभासी सौंदर्य चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर हम विरोधाभास अलंकार भी कह सकते हैं, लेकिन यह चित्रण बड़ा सुंदर लग रहा है। अब आते हैं इसके शिल्प सौंदर्य में। यहाँ पर विभिन्न विशेषण, कई विशेषताएं बताने के लिए विशेषण दिए हैं जो इस कविता के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। जैसे रत्नाकर के लिए विशाल विस्तृत महिमामय। विशाल विस्तृत इसका अर्थ एक ही है, समुद्र, रत्नों की खान है समुद्र, लेकिन विशाल और विस्तृत और महिमाशाली कहने से बड़े काव्य में विशेषता उत्पन्न हो रही है। भाषा संस्कृतनिष्ठ, जैसे रत्नाकर, गर्जन, महिमामय, ये शब्द हैं, शब्द युक्त है। कोने कोने में एक ही शब्द दोबारा आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसलिए है क्योंकि एक ही शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हौसला, हृदय, हौवर्ण, विशाल, विस्तृत, वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके तीसरे पैराग्राफ में, तीसरे पद में आते हैं। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो शब्द अर्थों में आते हैं पहले जल निधि, जल की निधि, जल बहुत अधिक है जिसमें, अर्थात समुद्र तल। दिनकर बिंब, दिनकर है सूर्य के लिए, सूर्य का बिंब। कमला, कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। कंचन मंदिर, स्वर्ण मंदिर। मानो, मनु, मानो, जानो, इन्हें ध्यान से सुनिएगा आप लोग इसे, मनु, मानो, जानो। यहाँ पर शब्द जो जहाँ पर भी आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। कांत कंगूरा, बड़ा सुंदर, कंगूरा अर्थात महल के ऊपर जो गुंबद होता है छोटा सा, उसे कंगूरा कहा गया है। असवारी, असवारी का अर्थ है सवारी। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे सामने समुद्र की सतह पर सूर्य की अधूरी छवि आ रही है। समुद्र के तले पर सूर्य की अधूरी छवि आ रही है, अर्थात आधा सूर्य समुद्र के अंदर है और आधा समुद्र समुद्र के ऊपर है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, ये अधूरा सूर्य ऐसा लग रहा है क्योंकि यह पीले रंग का चमकता हुआ है। तो यह पीला रंग सोने की तरह, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो यह लक्ष्मी माता के स्वर्ण मंदिर का एक चमकता हुआ कंगूरा या उसका गुंबद हो। महल के, मंदिर के या महल के ऊपरी भाग को कंगूरा कहते हैं, गुंबद भी कहते हैं इसे। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो अपनी पुण्य भूमि पर, पवित्र जमीन पर लक्ष्मी की सवारी को आसानी से लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। रत्नों की खान समुद्र ने सुंदर सोने की सड़क बना दी हो। अब यह सोने की सड़क शब्द जब
सुबह के समय सूर्य उगता है और कवि यहाँ पर समुद्र के किनारे खड़े हैं, तो वह सूर्य के जो किरण की परछाई पानी पर पड़ रही है, साफ पानी पर, तो वह पानी भी, समुद्र का पानी भी पीले रंग का हो गया है। तो वह पीले रंग का पानी ऐसा लग रहा है मानो सोने की सड़क बन गई हो। तो एक बार और देख लीजिए। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, समुद्र की सतह पर सूर्य की अधूरी छवि आ रही है, अर्थात आधा सूर्य समुद्र के तले पर है और आधा समुद्र के भीतर या उसकी ओट में। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो लक्ष्मी देवी के सुंदर मंदिर का बड़ा सुंदर सा कंगूरा या सुंदर सा गुंबद बना हुआ है, और इस दृश्य को देखकर जो सूर्य की जो परछाई, उसकी किरणों की परछाई समुद्र पर पड़ रही है और सोने की सड़क बन गई है, सड़क की तरह लग रहा है पानी, तो ऐसा लग रहा है इस दृश्य को देखकर कि मानो ये कमला के मंदिर को, लक्ष्मी के मंदिर को अपनी पुण्य जमीन पर लाने के लिए रत्नों की खान समुद्र ने सोने की सड़क तैयार कर दी हो। अब इसके हम काव्य सौंदर्य में आते हैं। तो पहले आते हैं भाव सौंदर्य में। संपूर्ण पद में कवि की अप्रतिम कल्पनाशीलता है, माफ़ कीजिए यहाँ पर शीलता। एक और कवि सूर्योदय के दृश्य से मोहित हैं, तो दूसरी ओर लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा भाव भी रखते हैं। शिल्प संस्कृत निष्ठ कोमल भाषा है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। मानो कांत कंगूरा, समुद्र का मानवीकरण किया गया है। कमला के कंचन, यहाँ पर कौवर्ण है। कांत कंगूरा, इसमें भी कौवर्ण है। ने निर्मित नौवर्ण। स्वर्ण सड़क, सौवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ शीतलता मत लिखिएगा आप लोग, यहाँ पर शीतलता के स्थान पर आप शीलता लिखिएगा, कल्पनाशीलता। तो बच्चों, पथिक पाठ में अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पथिक पाठ में आपका चतुर्थ पद है या छंद है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ पर इस पद में कवि ने अपने प्रिय को, अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहा है। अपने प्रिया से इस सुंदर दृश्य का वर्णन करते हुए वह कह रहे हैं, निर्भय, बड़े निडर होकर, दृढ़ मजबूती से, गंभीरता से समुद्र बड़ी गर्जना कर रहा है। बड़ी निर्भयता से, निर्भय होकर, दृढ़ भाव से, गंभीर भाव से समुद्र बड़ी गर्जना कर रहा है। इस गर्जना में जो समुद्र पर लहरें आ रही हैं, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। लहर पर लहर आ रही है, जा रही है, बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो निडर भी है समुद्र, दृढ़ है, गंभीर है। विशेषता है उसकी यहाँ पर कि इतने उसमें गुण होते हुए भी वह बड़ा गंभीर है, अर्थात उसमें कोई घमंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो अपने प्रिया को संबोधित करते हुए वह कह रहे हैं, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। हे प्रिया, तुम इस सौंदर्य को अगर देखो तो क्या इस जगह से बढ़कर कहीं और सुख मनुष्य को मिल सकता है। अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। ओ प्रेम भरे हृदय की कल्याण करने वाली प्रिया, तुम जरा अपने हृदय से इसे महसूस करो। एक बार देख लीजिए।
कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रिया, मेरे सामने समुद्र निडर होकर बड़े दृढ़ता पूर्वक गंभीर गर्जना कर रहा है। उसकी लहरों पर उठ रही हैं, गिर रही हैं लहरें। ऐसा लग रहा है कि लहरों को उठते हुए गिरते हुए देखकर ऐसा लग रहा है मानो यह निडर होकर लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन फिर भी इस समुद्र में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। यह दृश्य बड़ा सुंदर लग रहा है। अपनी प्रिया को संबोधित वह करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरी प्रेममयी, मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली प्रिया, जरा तुम इस सौंदर्य को अपने दिल से महसूस करो, हृदय से महसूस करके बताओ कि क्या इस संसार में इस सौंदर्य के से भी बढ़कर कोई दूसरा सौंदर्य है। अब आगे इसमें आते हैं इसके काव्य सौंदर्य में। तो देखिए, काव्य सौंदर्य में हम पहले आते हैं भाव में। समुद्र की लहरों का मनोहारी चित्रण है। कवि अपनी प्रिया को भी प्रकृति के सौंदर्य में सम्मिलित करना चाहते हैं। शिल्प पद में संबोधन शैली है, अर्थात अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे लिखा है। प्रश्न अलंकार है, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है, यानी कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, इस पंक्ति में संस्कृत निष्ठ मधुर भाषा है। आगे आते हैं इसमें अब, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ पर अब कवि समुद्र के तट पर ही खड़े हैं, लेकिन वह अब रात्रिकालीन समय का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, सूर्योदय का वर्णन किया था, अब वे समुद्र की रात्रि का वर्णन कर रहे हैं कि रात्रि में समुद्र कैसा दिखाई दे रहा है। जब गंभीर घना तम अंधेरा अर्धनिशा आधी रात में संसार के ऊपर छा जाता है, अर्थात पूरा संसार जब रात्रि हो जाती है, आधी रात हो जाती है, प्रकृति का कण कण सोया होता है, उस समय अंतरिक्ष की छत पर, आकाश की छत पर यह प्रकृति तारों को फैला देती है। सस्मित वदन, तारे भी आसमान में सज जाते हैं, तब यह सस्मित हंसते हुए वदन मुंह से जगत का स्वामी, संसार का स्वामी अर्थात सूर्य मृदु गति से आता है, बड़ी धीमी गति से संसार का स्वामी सूर्य भी आता है। क्योंकि ऐसे में कवि कह रहे हैं कि वह सामने नहीं आ रहा है, बल्कि अस्तांचल में छिपा हुआ है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। वह गगन आसमान रूपी गंगा, आसमान गंगा के सुंदरता के बड़े मधुर गीत वह गाता है। तो अब देखिए इसके अर्थ को देखिए। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, जब आधी रात हो जाती है, चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है, तो उस समय तब अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और यह अंधेरा अंतरिक्ष की छत, आकाश की छत पर जगमग करते तारों को फैला देता है, अर्थात आसमान में तारे सज जाते हैं। उसके बाद ऐसा होने के बाद सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। फिर जगत का स्वामी अर्थात सूर्य मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे आता है, अर्थात वह पीछे से छिप रहा है। पूरी तरह आधी रात हुई है, तो अर्थात हल्का उजाला सा या तो कवि को इसमें महसूस हो रहा है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। वह पूरी तरह सामने नहीं आ रहा है, बल्कि एक किनारे पर खड़ा होकर, छिपकर गगन गंगा के, आकाश गंगा के सुंदरता को देख रहा है और बड़े मधुर गीत गाता है, अर्थात मधुर गीत गा रहा है। मधुर गीत वह नहीं गा रहे हैं, बल्कि रात्रि के समय कोई भी
छोटे कीट पतंगे पक्षी जो भी रात्रि के समय बोलते हैं उनकी आवाज़ के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि मानो जगत का स्वामी सूर्य भी बड़ी सुंदरता को देखकर बड़े अच्छे गीत गा रहा है। यह गीत सूर्य नहीं गा रहा है बल्कि कल्पना की गई है, प्रतीकात्मक है। यहाँ पर रात्रिकालीन पक्षी या रात्रि के जो कीट पतंगे होते हैं उनकी आवाज़ को यहाँ पर गीत कहा है। अब इसके काव्य सौंदर्य में आते हैं। कवि रात्रिकालीन प्राकृतिक शोभा पर मोहित हो रहे हैं। शिल्प भाषा कोमल मधुर और प्रवाहपूर्ण है, अर्थात भाषा में रुकावट नहीं है। गंभीरतम और सूर्य, घना अंधेरा और सूर्य, इन दोनों का मानवीकरण किया गया है। इनको मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी होगा। अनुप्रास अलंकार गगनगंगा और गीत गाता, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब हम आगे आते हैं। इसके बाद उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। अब यहाँ पर विमुग्ध होना, प्रसन्न होना, यहाँ पर कवि कह रहे हैं उससे ही विमुग्ध हो। किससे? यहाँ पर अब थोड़ा सूर्योदय भी हो रहा है। इससे पहले रात्रिकालीन सूर्य छिपा हुआ था कोने पर, अर्थात वह धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है। चंद्रमा अभी पूरी तरह आसमान से गया नहीं है। सूर्योदय की बेला आरंभ हो गई है। सूर्योदय की बेला आरंभ हो गई है। इस सौंदर्य पर कवि निछावर हो रहा है। अभी आसमान से चंद्रमा भी पूरी तरह नहीं गया है। रात्रि के समय आकाश गंगा के सौंदर्य को देखकर और सूर्य जो उसे छिपकर देख रहा है, उस दृश्य को देखकर चंद्रमा की चमक जैसे बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा प्रसन्न होकर बड़ा हंस रहा है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और इस प्रेम लीला को देखकर, इस दृश्य को देखकर पेड़ों ने भी विभिन्न प्रकार के पत्तों और फूलों से स्वयं को सजा लिया है, अर्थात सूर्योदय की बेला आरंभ हो रही है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। पक्षी भी इस प्रकृति के सौंदर्य को देखकर अपनी खुशी को छिपा नहीं पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो चहचहाट कर अपनी इस खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं और फूल भी खिलने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो रात्रि भर जो फूल कली बनकर अंदर बंद थे, वह अब थोड़ा सा सूर्य का उजाला पाकर अपनी खिलने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ एक बार और देख लीजिए बच्चों इसको। यहाँ पर पहली बात तो आप ये देखिए कि सूर्योदय की बेला आरंभ हो रही है। अभी आसमान से चंद्रमा भी पूरी तरह नहीं गया है। ऐसे दृश्य को देखकर जब छिपकर उन्होंने सूर्य को देखा है, तो छिपे हुए सूर्य को देखते हुए मानो चंद्रमा भी इस सौंदर्य को देखकर हंस रहे हैं प्रसन्न होकर। ये कवि की कल्पना है। और सूर्योदय होने वाला है तो पेड़ों ने भी नए नए पत्तों और फूलों से अपने शरीर को सजा लिया है और सूर्योदय हो रहा है तो पक्षी भी बड़े चहचहाने लगे हैं। प्रसन्न होकर अपनी प्रसन्नता को वह चहचहाकर व्यक्त कर रहे हैं और फूल भी अब खिलने के लिए तैयार हो गए हैं। काव्य सौंदर्य में आते हैं। भाव सौंदर्य। कवि प्रकृति के व्यापार को एक प्रेम लीला का रूप देकर काव्य को सजीव बना रहे हैं। कल्पना शक्ति बड़ी प्रभावशाली है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। वृक्ष विविध पत्तों
पुष्पों पौवर्ण ववर्ण पौवर्ण आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। भाषा संस्कृत निष्ठ है। शैली लयपूर्ण है, शैली में लयात्मकता है। अब इसके बाद आगे आते हैं हम वन उपवन। वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, पर पड़ो लहर तट तरण तरुगिर नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। विश्व विमोहनहारी, विश्व को भी मोहित कर देने वाली। यहाँ पर कवि या पथिक समुद्र के तट पर खड़े हैं, सामने सूर्योदय हो रहा है। इस सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखकर कवि या पथिक जो है मोहित हो रहे हैं। इसे वह प्रकृति की प्रेम लीला मान रहे हैं और वह लिख रहे हैं कि वन प्रकृति की इस प्रेम लीला को देखकर वन उपवन गिरिसार कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेघ भी अब शांत नहीं हो रहे हैं। मेघ भी वनों में, बगीचे में, पहाड़ों पर, कुंजों में, सभी जगह बादल भी अब बरसने लगे हैं। अर्थात वह भी बड़े प्रसन्न हो गए हैं, मानो वह प्रसन्न होकर इन जगह पर अपने पानी को बरसा रहे हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। इस दृश्य को देखकर कवि कह रहे हैं कि मेरा आत्म प्रलय अर्थात मैं भावुक हो रहा हूँ, मेरी आँखों से भी प्रसन्नता के आंसू बह रहे हैं। हे प्रिय, अब अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे प्रिय, समुद्र की लहर पर, तट पर, तिनकों पर, पेड़ पौधों पर, किरण सूर्य की किरण पर और बादलों में यह बड़ी मधुर कहानी, विश्व को मोहित करने वाली यह प्रेम कहानी लिखी हुई है। एक बार देख लीजिए बच्चों इसको। प्रकृति में चल रही इस प्रेम लीला को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि मानो बादल भी शांत नहीं हो रहे हैं और वह जगह जगह पर बरसकर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। अब ऐसे दृश्य को देखकर पथिक कह रहे हैं कि मेरा भी मन भावुक हो रहा है, मेरी आँखों से भी खुशी के आंसू बह रहे हैं। अपनी प्रिय को संबोधित वह करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिय, अब तुम प्रकृति में चारों दिशाओं पर बड़ी प्रेम कहानी चल रही है, मधुर प्रेम कहानी चल रही है। इसे तुम समुद्र की लहरों में, समुद्र के तट पर, हरे भरे तिनकों पर, पहाड़ों पर, पेड़ों में और आसमान में, सूर्य की किरण में, बरसते हुए बादलों में इस मधुर कहानी को तुम पढ़ो और अनुभव करो। यहाँ हम आते हैं अब इसके काव्य सौंदर्य में। कवि का प्रकृति प्रेम व्यक्त हुआ है। सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य को वह प्रकृति की प्रेम लीला के रूप में चित्रित कर रहे हैं। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। भाषा सरल है, शैली प्रवाहपूर्ण है, अनुप्रास अलंकार है। नयन नीर नौवर्ण, तट तृण तरु तौवर्ण, पर प्यारी पौवर्ण, विश्व विमोहनहारी में व वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब इसका अंतिम पद पर आते हैं, अंतिम छंद में आते हैं। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज परम सुंदर अतिशय सुंदर है। समुद्र तट पर किनारे खड़े हुए पथिक सूर्योदय की बेला को देख रहे हैं और सूर्य को बड़े मुग्ध मन से वह इसको देख रहे हैं और इसे वह प्रकृति के बीच चलने वाली प्रेम कहानी मान रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि कितनी बड़ी मधुर मनोहर उज्ज्वल चमकती हुई है सूर्य समुद्र की यह प्रेम कहानी, बड़ी मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रतीत हो रही है। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं, विश्व की बानी बनूं। बानी अर्थात वाणी। मेरी इस सौंदर्य को देखकर मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं और संसार के लोगों को सुनाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज परम सुंदर अतिशय सुंदर है। यहाँ प्रकृति में एक स्थायी
शांति छाई हुई है, बड़ी स्थिर शांति छाई हुई है, बड़ा आनंद यहाँ लग रहा है। आहा, प्रेम का यह राज्य तो बड़ा सुंदर है, बहुत अधिक सुंदर है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह सूर्य और समुद्र की यह प्रेम कहानी बड़ी मधुर, मनोहर और उज्जवल लग रही है। इसे देखकर मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं और संसार के लोगों को सुनाऊं। प्रकृति में एक स्थायी, पवित्र, आनंदमयी शांति छाई हुई है। अरे, यह प्रेम का यह राज्य तो बड़ा सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है। अब इसमें आगे आते हैं इसके काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य में आते हैं, देखिए, प्रकृति के प्रति कवि का अटूट प्रेम दिखाई दे रहा है। शिल्प है, भाषा संस्कृत निष्ठ, मधुर व कोमल है, शैली प्रभावशाली है, अनुप्रास अलंकार है, मधुर मनोहर में मौवर्ण की आवृत्ति हुई है, सदा शांति सुखकर, यहाँ पर सौवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, धन्यवाद।